हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स और उनके नोड्स। ना सिर्फ उसके फॉर्मूला बट उसके पॉइंट्स भी देखने वाले हैं कि नोड एग्जिस्ट कर ही कहां रहा है। सो जरा ध्यान से इसको समझेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट आई ट्राइड कि आपको मैं एक एक चीज बड़ी डिटेल के अंदर बता सकूं, राइट। और आप जो ये देख पा रहे हैं फूल पत्ती अलग अलग तरह के, जो ये है क्या चीज, इसको भी जरा ध्यान समझेंगे। देखो बेटा, ये जो शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स हैं ये बेसिकली बन ही कैसे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ है, राइट। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रहता तो है नहीं, वो क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहेगा और वो मूव करता रहेगा जहां जहां पर वैसी वैसी इसकी शेप्स बन जाती हैं। अब ये बताना चाहता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी कुछ शेप इस तरह की आई। तो वन बाय वन स्टार्टिंग से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्फेरिकली, है ना। तो इसका शेप भी कैसे बना दी हमने, स्फेयर वाली बना दी, राइट। तो कुछ इस तरह की इसकी शेप मिल जाती है। और ये किसके लिए पढ़ा हमने, 1s के लिए। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इक्वली सब जगह पर घूम रहा है, इनकी तरह भेदभाव नहीं कर रहा, यहां पर तो ज्यादा घूम रहा है, यहां पर कम घूम रहा है। कुछ इस तरह की शेप यहां पर नहीं है। ये कैसे घूमता है, इक्वली। अब जरा यहां पर हमने बनाया किसके लिए, 1s के लिए। अगर मैं ये बात करूं तो ये किसके लिए है बेटा, 2s के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके लिए है, 3s के लिए। सो हमने यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी। 1s के अंदर यहां सिर्फ कहां होती है, पहले वाले के अंदर। 2s के अंदर पहले वाले में तो होती है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। 3s के अंदर इसके बाहर की तरफ भी डेंसिटी रहती है। लेकिन ये बीच वाला रीजन खाली क्यों है भाई, ये रीजन हमने खाली क्यों छोड़ रखा है, तो ये रीजन खाली ही है। आप जो टॉपिक पढ़ते हो ना, नोड्स जो निकालते हो फॉर्मूला से, वो कहां एग्जिस्ट करता है, उसको जरा बताता हूं, आओ देखो। तो ये ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं। अगर नोड को मैं एक्सप्लेन करूं NODE से, नो ऑर्बिटल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात बोलता क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो इसलिए क्या बन गया वो नोड। को रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं मिल पा रहे, तो उसको क्या बोल दिया, नोड। तो यहां पर अगर नोड कितने हैं, अगर मैं बात करता हूं 3s की, तो कितने नोड हो गए, एक नोड हो गया ये और दूसरा नोड हो गया ये, यानी कि नोड्स कितने हो गए यहां पर 2, सिर्फ 3s की अगर मैं बात करता हूं। तो आपने नोड का रीजन भी देख लिया, किधर नोड प्रेजेंट है। इसके अलावा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो बेटा, स्फेरिकल नोड, इसको मैं स्फेरिकल नोड क्यों बोल रहा हूं, अरे भाई देख रहे हो क्या, स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर क्या होगा, स्फेरिकल नोड होंगे। और जो ये, अरे भाई जो जगह है खाली स्फेयर के अंदर है ना खाली, देखो स्फेयर टाइप की ये भी, तो इसे क्या बोल दिया हमने, स्फेरिकल नोड बोल दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, n-l-n। अब ये n क्या होता है बेटा, n मतलब कौन सी शेल की बात कर रहा हूं, अगर मैं थर्ड शेल की बात कर रहा हूं सपोज कर लो, तो इसके लिए n कितना हो गया, 3। l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, जरा l की वैल्यू भी देख लो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो इसकी वैल्यूज देख लो क्या यहां पर, s के लिए कितनी है, 0, तो मैंने n में से माइनस कर दिया 0, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 1, तो क्या आ गया बेटा, यहां पर आ गया 2। नोड्स कितने होंगे, 2। हमने तो फॉर्मूला से देखा, लेकिन उससे पहले हमको पता था कितने नोड्स हैं यहाँ पर, 2। अगर एक और ले आऊं 4s ले आऊं तो कितने हो जाएंगे, 3। तो सिंपल सी बात है, हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो, और हम तो बनाकर भी देख सकते हैं, और हम तो रीजन भी बता सकते हैं कि कहां पर नोड प्रेजेंट है। सो ये समझ आ गया आपको स्फेरिकल नोड का केस। अब चलते हैं हम जरा दूसरे शेप्स की तरफ, p ऑर्बिटल्स के लिए और d ऑर्बिटल के लिए। तो ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, p ऑर्बिटल के लिए। तो जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, p में क्या है, जो शेप बिल्कुल, जो इसका रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सीधा सीधा नहीं घूम रहा, चारों तरफ इक्वल नहीं घूम रहा, ना 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 ना, ये घूमता है x की तरफ। देख रहे हो क्या, जरा x की तरफ ये रोटेट करके ऐसे गया, यानी कि इस तरफ वाला तो क्या है, मोटा है, और बीच में आते हुए क्या होता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है, राइट। सिमिलर यहां पर है, ऊपर की तरफ तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलून का टाइप की बहुत ज्यादा, और बीच में आते हुए कम हो जाती है। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वापस आते हुए क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। तो ये x के अंदर बड़ा है, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, ये x टाइप की शेप दे रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया px। और यहां क्या बन गया, py, यहां क्या बन गया, pz, क्योंकि किसके अंदर पड़ा हुआ है बेटा, देखो z के अंदर, y के अंदर है तो क्या बोल दिया, py बोल दिया। तो मैं यहां पर x y z तीनों समझ
आ गए होंगे। सो ये बैलून क्या बता रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी कितनी है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं अभी सब जगह हो जाए। ये घूम इस तरह से रहे हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी क्या है, कम। ध्यान से सोचना इस बात को, इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी क्या है, कम। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी कम होती है उसे क्या बोलते हैं, नोड्स। तो नोड किस एरिया में बन रहा है, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो शेप बन जाएगी कुछ इस तरह की, ऐसे भी और ऐसे भी। और पॉइंट तो क्या है, एक ही है ना। चाहे मैं एक्स को काउंट करूं, चाहे मैं वाई को काउंट करूं, चाहे मैं जेड को काउंट करूं। नोड कहां बन रहा है, बिल्कुल सेंटर के अंदर बन रहा है। नोड होता ही क्या है, नो ऑर्बिटल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया, इसे नोड बोल दिया। अब इसका नोड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इसका नोड का फॉर्मूला होता है बेटा ओनली एंड ओनली एल। जितना उसका एल उतना ही उसके नोड्स। तो इसके जो एंगुलर नोड्स अगर मुझे निकालने पड़े तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा एल। अब इसके अंदर कितने एंगुलर नोड्स हैं बताओ, ये किसकी बात कर रहा हूं बेटा, पी की बात कर रहा हूं। पी के अंदर कितने नोड, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसके लिए नोड क्या हो गया, 1। अब तुम क्या बताओगे, कहां पर है नोड बताओ, नोड हो गया बिल्कुल बीच में, राइट। तो एक ही नोड प्रेजेंट है और वो भी कहां प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच के अंदर। स्फेरिकल निकालने के हमें फॉर्मूला मिल गया। अगर मैं बात करता हूं, तुमने निकालना है एंगुलर नोड की एंगल पर एक्स वाई जेड किस तरफ, तो उससे कैसे निकाल पाएंगे हम, उसको निकाल पाएंगे डायरेक्ट एल से। तो इसके अंदर नोड्स कितने हैं, 1। अगर मैं पूछ लू 2p के अंदर नोड्स कितने हैं तो क्या बोलोगे, ओनली। इसकी बात कर रहा हूं मैं एंगुलर नोड की, तो कितने होंगे, सिर्फ 1। सो होप आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूं जरा एंगुलर नोड पे किसके, डी की। तो जरा डी को भी ध्यान से समझ लेते हैं। देखो अब जो ये डी ऑर्बिटल है इसकी जो शेप्स बनते हैं, आपने पढ़ा था ना डी में तो क्या होते हैं बेटा, 5 पार्ट्स के अंदर पढ़ रहे थे इसको हम। जिसके बॉक्स भी बनाए थे हमने, कितने बनाए थे, 5 बनाए थे। यानी कि जो सब शेल्स पढ़ रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं हमें यहां पर, 5 मिलने वाले हैं। पहला है एक्स वाई, अरे भाई डायरेक्शन तो 3 पढ़ी है हमने, एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई जेड, बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ तो क्या हो गया वाई, लेफ्ट तरफ क्या हो गया एक्स, बाहर की तरफ निकल कर आया तो क्या हो गया वो जेड हो गया, है ना। ऐसे होता था। लेकिन अब ये 5 कैसे बढ़ रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। अब मैंने बोला एक्स वाई डायरेक्शन, ना तो ये किस में है, एक्स में, ना किस में है बेटा, वाई के अंदर, ना ये इधर है ना ये इधर है, किधर है, इसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। इसका नाम भी क्या हो गया, एक्स वाई। जब वो एक्स और वाई के क्या आ जाए, बीच में आ जाए, तो इसे क्या बोल दूंगा, डी एक्स वाई। डी ऑर्बिटल है तो क्या बोल दिया, डी एक्स वाई। अगर मैं बात करता हूं वाई जेड के लिए, ना तो ये किस में है, वाई के अंदर, ना ये किसके अंदर है, जेड के अंदर, इन दोनों के क्या है, बीच में। तो ये भी किस में आ गया, वाई और जेड के बीच में आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट भी सेम इस तरीके से करूंगा मैं, है ना, क्योंकि ये बाहर निकल, देखो ऐसे बाहर निकल के रखा होता तो बात अलग थी, लेकिन है तो बाहर ही, लेकिन तुम इसे दिखाओगे कैसे, सिमिलरली, क्योंकि 2D है ना बेटा, बोर्ड से बाहर तो निकल के आ नहीं सकता, ऐसे आ जाता तो ऐसे रख लेते, लेकिन ये क्या है, अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो dx y समझ आ गया, yz समझ आ गया, zx भी क्या है, सिमिलर है, z ये भी क्या है बेटा, सिमिलर। सिमिलर यानी कि ये भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, x और z के बीच में। तो ये भी आपको समझ तीनों आ गए होंगे। अब देखो, अब देखते हैं इनके बाद dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब देखो ये कहां है, कहीं ना कहीं इनके बीच में, ये इस रीजन के अंदर आ रहा है। x और y को, दोनों के रीजन को जब ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करे तो उसे बोल देंगे dxy और dz के। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, इस रीजन के अंदर, सारे रीजन के अंदर, x और y के अंदर। अगर मैं dz स्क्वायर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, ऊपर नीचे तो घूम ही रहे हैं, ऊपर नीचे तो घूम ही रहे हैं, और कहां घूम रहे हैं, रिंग की तरह। तुम ये समझो कि तुमने वो रिंग को हिलाते हुए देखा है, मतलब कि क्या होता है कि एक रिंग होते है, उसको ऐसे कमर में डालते हैं और घुमाते हैं अच्छे से, है ना। तो कुछ इस तरीके से क्या से रिंग चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इसके आसपास ये घूम रहा है, कुछ स्फेयर टाइप का ये घूमने लगा, राइट। तो यहां पर भी इसके सिर्फ ना केवल ऊपर नीचे, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। सो हमने पढ़े इसके शेप dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये सारा हम यहां पर
पढ़ चुके हैं। इसकी शेप कैसे थी बेटा, डंबल जैसी, है ना। डंबल क्या होता है वो देखा ना आपने, वेट उठाने वाला, इस तरफ से भी हैवी होता है, इस तरफ से बीच में से क्या होता है, हल्का। तो सिमिलरली ये है, इस तरफ भी हैवी, इस तरफ भी हैवी, इसे क्या बोल दिया बेटा हमने, डंबल। अगर इसे बात करूं तो क्या बोल दिया, एक डंबल यहां पर, एक डंबल यहां पर, क्या बोल दिया इसे, डबल डंबल, राइट। सो हम अगर इसके नोड्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे एंगुलर नोड्स। इसके एंगुलर नोड का फॉर्मूला भी क्या होगा, एल। और वो कैसे निकालने वाले हैं, इसका फॉर्मूला होगा बेटा डी है। डी के लिए क्या होंगे बेटा, नोड्स 2 निकलने वाले हैं। तो इसके रीजन को यहां पर देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको फॉर्मूला से हम यहां पर पढ़ लेते हैं। इसके कितने होंगे बेटा नोड्स, 2 नोड्स होने वाले हैं। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एल की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो इसके नोड्स भी कितने हो गए, 2 होने वाले हैं। तो यहां पर रीजन 2 ऐसे आने वाले हैं, ये तो आएंगे, इसके अलावा भी रीजन ऐसे आने वाले हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसे क्या बोल दिया बेटा हमने, एंगुलर नोड। और वो कितने हैं, 2। अगर एंगुलर निकालना सीख लिया तुमने, स्फेरिकल निकालना सीख लिया। अगर तुमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता दो, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा सिंपल। मैं दोनों को ऐड करके फॉर्मूला बना के दिखाता हूं आपको। एक तो क्या है बेटा, देखो एक है n माइनस, देखो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सिंपल सा स्फेरिकल प्लस एंगुलर, ऐड कर दो दोनों को। स्फेरिकल क्या था, n माइनस एल माइनस एल माइनस 1। अब इसमें प्लस कर दिया मैंने, क्या l प्लस कर दिया, l से l कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, n माइनस 1। अगर तुमने किसी के भी टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने होंगे, टोटल के लिए फॉर्मूला आ गया n माइनस 1। तो तुम टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहां से निकाल सकते हो। होप आपको नोड का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कंफ्यूजन अभी नहीं रहेगी। मैंने देखा था कि इंटरनेट पे इसकी कुछ वीडियोस कम थोड़ी सी मौजूद हैं, सो आप चाहें तो इसको अच्छे से यहां पर समझ सकते हैं, राइट। ना सिर्फ अपनी एकेडमी के लिए पर बाहर के भी जो बच्चे हैं वो भी इसका फायदा कहीं ना कहीं उठा पाएंगे। सो अब हम चलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर, जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है, एक्स में, एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई के बीच के अंदर किस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। सो वो सब देखने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर और इसके यूजेस भी देखेंगे। अब जो तुमने यहां पर देखी इक्वेशन, अब ये इक्वेशन जो है ये ना तो हमने डेराइव करनी है, ना ही इसके बेसिस पे तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव के अंदर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। और इसकी जो इक्वेशन है, कभी भी तुमने इसमें फॉर्मूला पुट करके वैल्यू नहीं निकालनी है, ये जस्ट एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, सिर्फ एक छोटू सा फॉर्मूला। अब जरा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती ही क्या है, ये इक्वेशन बताती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D। 3D में एक्स वाई जेड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सो ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद रखनी होती है, वैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब देखो ये करली क्या होता है, करली क्या होता है बेटा, छोटा चेंज। जैसे कि dx पढ़ा है आपने, dy पढ़ा है, dz पढ़ा है, वैसे ही क्या है करली उससे भी छोटा चेंज है। तो ये छोटे चेंज के लिए हम करली को यहाँ पर यूज करते हैं। इसमें क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अब तुम कहोगे स्क्वायर क्यों कर दिया सर, देखो ना ऊपर भी बताता, ऊपर वाला एक्स भी बताता है और नीचे वाला एक्स भी बताता है ना। ये छोटी छोटी बातें जब पता हो ना मजा सा आता है। अगर ऐसे इक्वेशन पढ़ रहे हो जैसा बुक के अंदर लिखी हुई है तो क्या मजा आएगा, है ना। अब देखो ये इसकी डायरेक्शन है ना, ये चेंजेस बता रहा है इसके, ये क्या है करली स्क्वायर करली स्क्वायर करली स्क्वायर। और साई क्या है बेटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड, कि कितनी ऊपर तक मूव कर रहा है और कितनी नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। अब आपने क्या किया था बेटा, एस को पढ़ा था, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा था, है ना, ऊपर के लोब भी बन रहे थे, नीचे के बन रहे थे। तो कितना ऊपर की तरफ कितना नीचे की तरफ, राइट, कितना लेफ्ट की तरफ कितना राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये लोब्स ये बताने वाले हैं, राइट। और ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। और यहां पर क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, एम उसका मास, पाई तो आपको पता ही है, ई माइनस वी। ये ई क्या होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये फॉर्मूला हमने एक बार देख लेना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मैं पहले भी बता चुका हूं नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन कॉमन जो आ जाता है आपके सीबीएसई के अंदर, वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ साई, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ साई बट साई स्क्वायर कैन टेल अस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ साई बट साई स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड एक्सिस, राइट। तो सिर्फ साई स्क्वायर हमें वो वैल्यू दे पाएगा। तो अब देखते हैं यहां पर एक डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। अब देखो ऑर्बिट क्या होता है,
ऑर्बिट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या फिर मैं कहूं कि जब मैं सन के ऑर्बिट की बात करता हूं, अर्थ के ऑर्बिट की बात करता हूं, तो जिस डायरेक्शन के अंदर जिस रोटेशन में एक सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसका ऑर्बिट बोलते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हमने यहां पर पढ़ा था ना, ये एक्स में, वाई के अंदर, जेड के अंदर, तो ये वो रीजन हो गया 3D का जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और ये क्या है बेटा, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट है इट इज सर्कुलर इन शेप, बिल्कुल सही बात है, तो सर्कुलर इन शेप होता है। लेकिन अब ऑर्बिटल की तो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, एस की अलग, पी की अलग, डी की अलग, इन सब की शेप क्या होती है, अलग अलग। इनमें से सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल कौन है, सिर्फ एस, बाकी सब क्या है, वेल डिफाइंड शेप है, यानी कि शेप क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। बेटा ऑर्बिट नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन थोड़ी है, ये तो घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं सिर्फ एक पाथ के अंदर। लेकिन मैं एसपीडीएफ की बात करूं तो इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक शेप। हाँ, मान लेते हैं एस की शेप क्या होती है, राउंड शेप का है, तो कुछ खास डायरेक्शन इसकी नहीं हुई। लेकिन पी की, डी की, एफ की, इनकी क्या होती है, शेप्स और डायरेक्शन अलग अलग रहती है। अब देखो, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन। ये क्या है, एक प्लेन के अंदर घूम रहा है, कोई ऊपर नीचे नहीं घूम रहे, है ना, एक प्लेन के अंदर ये मोशन दिखा दी हमें। लेकिन इसकी बात करूं तो ये कैसा दिखा रहा है, 3D मॉडल दिखा रहा है ना, बाहर भी निकल रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, उन दोनों के बीच में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, 3D मॉडल हो गया, और ये क्या होगा, कहीं ना कहीं 2D मॉडल हो गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, शेल के अंदर 2n स्क्वायर से। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक जो ऑर्बिटल होने वाला है, चाहे मैं उसे dxy कहूं, dyz कहूं, तो उसके अंदर कितने आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये रूल आपने हंट्स रूल से भी ये चीज समझी थी हमने कि एक ऑर्बिटल के अंदर क्या हो सकते हैं, सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। सो यहां पर ये सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर अच्छे से हो गया। अब एक